नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक। स्वागत है आपका अपने परिवार इंटायर क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, जहां भी होंगे स्वस्थ मस्त और अपनी तैयारी को लेके काफी व्यस्त होंगे। तो आज है 5 दिसंबर 2025 और आज हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन सुबह की शुरुआत हम लोग एक कोट से करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। अपने विचार बदलें और आप अपनी दुनिया बदल देंगे। यानी आप लोग अपने विचार जैसा भी रखेंगे वैसा ही आप फल पाएंगे। यदि विचार अगर जीत का है तो अवश्य आप जीतेंगे, और यदि विचार हार का है तो आपकी हार भी अवश्य होगी। तो चलते हैं हम अपने आज के पहले क्वेश्चन की तरफ आगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व मृदा दिवस यानी कि वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 2 दिसंबर, दूसरा ऑप्शन है 3 दिसंबर, तीसरा ऑप्शन है 4 दिसंबर, चौथा ऑप्शन है 5 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 5 दिसंबर, यानी कि 5 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष हम लोग विश्व मृदा दिवस मनाते हैं। अब चलते हैं, इससे जुड़े कुछ फैक्ट देखेंगे। विश्व मृदा दिवस मिट्टी के संरक्षण और सतत प्रबंधन के महत्व पर प्रकाश डालता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस समाज के प्रति स्वयंसेवकों के योगदान का सम्मान करता है। आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस भी मनाया जाता है, ताकि समाज के प्रति स्वयंसेवकों का जो योगदान है उस पर प्रकाश डाला जा सके। विश्व मृदा दिवस 2025 की जो थीम है, क्या है? स्वस्थ शहरों के लिए स्वस्थ मृदा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 दिसंबर 2014 को पहला आधिकारिक विश्व मृदा दिवस घोषित करके इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। यानी कि इसकी जो घोषणा हुई थी 5 दिसंबर 2014 को हुई थी संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत शिकायतों में कौन सा राज्य सबसे आगे है? पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है गोवा, तीसरा ऑप्शन है हरियाणा, चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश, यानी कि जल जीवन मिशन के तहत शिकायतों में उत्तर प्रदेश जो है सबसे आगे है। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे, हम लोग देखेंगे। जल जीवन मिशन योजना के तहत शिकायतों में उत्तर प्रदेश सबसे आगे। जल जीवन मिशन के अंतर्गत वित्तीय अनियमितताओं और काम की खराब गुणवत्ता के बारे में सर्वाधिक शिकायतें उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई। JJM यानी जल जीवन मिशन को 2019 में एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य ग्रामीण भारत में पेयजल की पहुंच में सुधार लाना था। यह योजना जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा संचालित की जाती है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हाल ही में किसने समुद्री सिद्धांत 2025 जारी किया है? पहला ऑप्शन है भारतीय वायुसेना, दूसरा ऑप्शन है भारतीय नौसेना, तीसरा ऑप्शन है भारतीय थल सेना, चौथा ऑप्शन है श्रीलंका की नौसेना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय नौसेना, यानी कि अभी हाल ही में भारतीय नौसेना ने समुद्री सिद्धांत 2025 जारी किया है। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे, हम लोग देखेंगे। भारतीय नौसेना ने समुद्री सिद्धांत 2025 जारी किया। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने भारतीय नौसेना के समुद्री सिद्धांत 2025 को नौसेना की रणनीतिक और परिचालन सिद्धांत के लिए सर्वोच्च मार्गदर्शन दस्तावेज के रूप में जारी किया। यह औपचारिक रूप से युद्ध के बिना शांति नहीं को एक विशिष्ट परिचालन श्रेणी के रूप में मान्यता देता है और बल प्रयोग और मिश्रित रणनीति जैसी आधुनिक ग्रे जोन चुनौतियों को स्वीकार करता है। इस सिद्धांत का पहला संस्करण 2004 में जारी किया गया था। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में बाल विवाह में 47% की वृद्धि देखी गई है? पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है असम, चौथा ऑप्शन है झारखंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश, यानी कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में बाल विवाह में जो है 47% की वृद्धि देखी गई है। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे, हम लोग देखेंगे। मध्य प्रदेश में बाल विवाह में 47% की वृद्धि। दमोह बना हॉटस्पॉट, MP का जो दमोह है वो हॉटस्पॉट बना है बाल विवाह में वृद्धि के मामले में।
मध्य प्रदेश में बाल विवाह के मामलों में 2020 से 47% की तीव्र वृद्धि हुई है और दमोह जिला 2025 में सबसे खराब हॉटस्पॉट के रूप में उभर रहा है। जागरूकता अभियानों के बावजूद राज्य में बाल विवाह की स्थितियां मामलों की संख्या 2020 में 366 थी और जो अब बढ़ के 538 हो गई है। बाल विवाह की जो स्थिति है 2025 में होने वाली सभी बाल विवाहों में से 21% अकेले दमोह में होंगे। टोटल जितने भी बाल विवाह हुए हैं 2025 में उससे 21% मध्य प्रदेश के दमोह में है, जो 2024 में 33 मामलों से बढ़कर 115 मामले हो गए। यानी 2024 में 33 मामले थे दमोह में, अब ये बढ़ के 115 मामले हो गए हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अपने किस तीसरे SSBN का जलावतरण करेगा? पहला ऑप्शन है INS अरिदमन, दूसरा ऑप्शन है INS अरिहंत, तीसरा ऑप्शन है INS अरिघात, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा INS अरिदमन का अभी भारत जलावतरण करेगा। अब बात की जाए INS अरिहंत की, तो यह भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी थी, पहली परमाणु पनडुब्बी। INS अरिघात जो है ये दूसरी परमाणु पनडुब्बी है। अब चलते हैं, इससे जुड़े कुछ फैक्ट देखेंगे हम लोग। भारत अपने तीसरे स्वदेशी SSBN INS अरिदमन को चालू करेगा। भारत का तीसरा स्वदेशी परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी यानी SSBN INS अरिदमन का नौसेना प्रमुख एडमिरल द्वारा जलावतरण किया जाएगा। INS अरिदमन सामरिक बल कमान के अंतर्गत अरिहंत श्रेणी के परमाणु पनडुब्बियों का हिस्सा है। उन्नत प्रौद्योगिकी पोत यानी ATV एडवांस टेक्नोलॉजी व्हीकल परियोजना के अंतर्गत निर्मित इनमें 90% से अधिक स्वदेशी घटक शामिल हैं, जिससे BARC द्वारा निर्मित एक परमाणु रिएक्टर भी शामिल है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है उसके द्वारा निर्मित एक परमाणु रिएक्टर भी शामिल होगा इसमें, INS अरिदमन में। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आपदा प्रबंधन पर विश्व शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? पहला ऑप्शन है देहरादून, दूसरा ऑप्शन है नई दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है चेन्नई, चौथा ऑप्शन है मुंबई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा देहरादून। यानी कि अभी हाल ही में आपदा प्रबंधन पर विश्व शिखर सम्मेलन 2025 जो है वो देहरादून में आयोजित किया जा रहा है। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे, हम लोग देखेंगे। आपदा प्रबंधन पर विश्व शिखर सम्मेलन 2025 देहरादून में आयोजित। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उत्तराखंड की पूर्व चेतावनी प्रणालियों में महत्वपूर्ण उन्नयन की घोषणा की। WSDM 2025 आपदा लचीलेपन के लिए एक वैश्विक मंच है जो जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में आपदा जोखिम न्यूनीकरण की रणनीतियों पर चर्चा करने हेतु वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं, चिकित्सकों और उद्योग जगत के नेताओं को एक साथ लाता है। कौन? विश्व आपदा पर जो विश्व शिखर सम्मेलन है, इसका जो थीम है स्ट्रेंथनिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर बिल्डिंग रेजिलिएंट कम्युनिटीज, इसकी क्या है? थीम है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हाल ही में टॉम स्टॉपार्ड का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? पहला ऑप्शन है कवि, दूसरा ऑप्शन है पटकथा लेखक, तीसरा ऑप्शन है उपन्यासकार, चौथा ऑप्शन है गायक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा पटकथा लेखक। यानी कि जो टॉम स्टॉपार्ड थे वो पटकथा लेखक थे, जिनका अभी 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। प्रसिद्ध ब्रिटिश नाटककार और ऑस्कर विजेता पटकथा लेखक टॉम स्टॉपार्ड का 88 वर्ष की आयु में डोरसेट स्थित उनके घर पर निधन हो गया। उनका जन्म 1937 में चेकोस्लोवाकिया में हुआ था। स्टॉपार्ड 1999 शेक्सपियर इन लव की पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार मिला इनको।
यानी इनको अकादमी पुरस्कार जो था शेक्सपियर इन लव की पटकथा के लिए दिया गया था, और उन्हें अपने रंगमंची कार्यों के लिए 3 ओलिवियर पुरस्कार और 5 टोनी पुरस्कार मिले हैं। किसको? तो टॉम स्टारपर्ट को। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस कब मनाया गया? पहला ऑप्शन है 2 दिसंबर, दूसरा ऑप्शन है 3 दिसंबर, तीसरा ऑप्शन है 4 दिसंबर, चौथा ऑप्शन है 5 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 4 दिसंबर, यानी को 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस मनाया गया है। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट हम लोग देखेंगे। ये चीतों की तस्वीर है, जिनको अभी हम अफ्रीकन कंट्री से लाया जा रहा है चीतों को, और भारत में फिर से क्या किया जा रहा है, नेशनल पार्कों में रखा जा रहा है, ताकि जो हमारी जो ये प्रजाति विलुप्त हो गई है उसको फिर से हम लोग भारत में लाके बसा सकें। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस एक लुप्त प्राय गति प्रतीक का सम्मान। 4 दिसंबर को मनाया जाने वाला यह दिवस चीतों के संरक्षण के प्रति वैश्विक जागरूकता जो है उसको बढ़ावा देता है, जिनकी संख्या अब केवल 7100 के आसपास है। पूरे विश्व में केवल 7100 ही चीते अभी हैं। डॉक्टर लॉरी मार्कर द्वारा 2010 में शुरू किया गया, जो खयाम से प्रेरित थे, एक बंदी चीता जिसे उन्होंने नामीबिया में जंगली शिकार के लिए सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया था। वैज्ञानिक नाम चीते का क्या है? तो एसिनोनिक्स जुबेटस। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस भारत द्वारा 2023 में 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण के लिए शुरू की गई एक वैश्विक पहल थी। ये भी पूछ सकता है कि इंटरनेशनल बिग कैट अलाउंस कब शुरू किया गया था? 2023 में, और इसमें 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। हाल ही में राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन करने वाला कौन सा राज्य बना है? तो पहला है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है उत्तराखंड, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश, क्योंकि अभी हाल ही में हमारे जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसने यह फैसला लिया है कि जो राज्यपालों का जो राजभवन होता है उसका नाम जो है अब लोक भवन किया जाएगा। तो इसी के तहत जो आंध्र प्रदेश है उसने ये फैसला लिया है कि राजभवन का नाम लोक भवन किया जाएगा। चलते हैं, इससे जुड़े कुछ फैक्ट हम लोग देखेंगे। आंध्र प्रदेश ने राज्यपाल एस अब्दुल नजीर की स्वीकृति के बाद आधिकारिक तौर पर राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन कर दिया, यानी कि इनके राज्यपाल जो हैं इन्होंने इसकी आधिकारिक पुष्टि की, उसके बाद नाम चेंज हो गया राजभवन का। यह निर्णय केंद्रीय गृह मंत्रालय से प्राप्त सूचना के बाद लिया गया। एक औपचारिक अधिसूचना जारी की गई जिससे अंतर्गत राज्यपाल के आधिकारिक आवास का नाम लोक भवन कर दिया गया है। देखिए यही है राजभवन, इसका नाम अब बदलकर लोक भवन कर दिया जाएगा। चलते हैं हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? पहला ऑप्शन है मेघालय, दूसरा ऑप्शन है मिजोरम, तीसरा ऑप्शन है नागालैंड, चौथा ऑप्शन है आसाम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा नागालैंड, यानी कि ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन अभी फिलहाल में नागालैंड में किया जा रहा है। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे हम लोग देखेंगे। हॉर्नबिल फेस्टिवल ने ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप को प्रमुख आयोजन बनाया। हॉर्नबिल ये फेस्टिवल जो है 1 से 10 दिसंबर तक नागालैंड में मनाया जाता है, क्योंकि 1 दिसंबर को ही नागालैंड की स्थापना की गई थी। नागालैंड की हॉर्नबिल ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप सीजन 8 से 9 दिसंबर को इस महोत्सव का प्रमुख आयोजन घोषित किया गया है। इसका आयोजन कब किया जाएगा? 8 से 9 दिसंबर, और ये सीजन 2 है इसका ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का। नागालैंड के युवा संसाधन खेल विभाग ने कहा कि इस संस्करण में अधिक खेल खिताब, अधिक पुरस्कार और रिकॉर्ड भागीदारी होगी। नागालैंड ई स्पोर्ट्स एसोसिएशन के सहयोग से आयोजित इस प्रतियोगिता में 512 स्वीकृत एथलीट टीमें और 240 व्यक्तिगत प्रतियोगी शामिल होंगे। तो ये रहा नागालैंड के हॉर्नबिल फेस्टिवल और ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के बारे में। और आज के लिए इतना ही। अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।